हम सबके जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें रियलाइज़ होता है कि अब तक जो हम ज़िंदगी जीते आए हैं वो कितनी बेहतर हो सकती थी। अगर हम इन रियलाइजेशंस पर एक्शन लें तो ये मोमेंट्स लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही एक मोड़ मिंत्रा के फाउंडर मुकेश बंसल का एक यूट्यूब वीडियो था जब ब्रीदिंग की सुपर पावर्स से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। इस वीडियो में मुकेश ने जेम्स नेस्टर की किताब ब्रेथ के बारे में बताया था। इस किताब ने मेरी ज़िंदगी 180 डिग्री पलट दी और यहाँ से सांस को लेकर मेरी फैसिनेशन की शुरुआत हुई। हालांकि उस वक्त मैं कई महीनों से प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मुझे इसकी साइंस का कोई ज्ञान नहीं था। मैं जो कर रहा हूँ इससे क्या हो रहा है और क्यों, सांस लेने का सही तरीका तो पता ही नहीं था। मैं चाहता हूँ कि इस किताब के लेसन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, इस उम्मीद में शायद मेरी तरह कुछ और लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। ये बुक समरी इस डायरेक्शन में एक छोटी सी कोशिश है। इस किताब में जेम्स ने काफ़ी डेंस इन्फॉर्मेशन स्टोरीज़ के ज़रिए बहुत उम्दा तरीके से कम्युनिकेट की है। हालांकि मैंने इस किताब के लेसन्स का सारा निचोड़ इस बुक समरी में शामिल किया है। अगर आप इनसे रिलेटेड रोचक कहानियाँ डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये किताब ख़रीद कर ज़रूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक सुपर पावर है जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं तो शायद आप मुझे पागल समझें, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक कड़वा सच है। जेम्स ग्रीस के फ्री डाइविंग करने वाले गोताखोरों पर एक कहानी लिखना चाहते थे। उन्होंने इन गोताखोरों के सुपर ह्यूमन कारनामे सुने थे, कैसे ये लोग 10-12 मिनट सांस रोककर नामुमकिन गहराइयों तक डाइव लगा सकते हैं। इन गोताखोरों का कहना है कि वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, बल्कि हम आप जैसे आम इंसान हैं। दरअसल अच्छी सेहत वाला कोई भी बंदा 100-200 यहाँ तक कि 300 फीट तक डाइव कर सकता है। किसी की उम्र, वज़न या जीन्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्री डाइविंग करने का सिर्फ एक सीक्रेट है। आपको सिर्फ एक चीज़ पर महारत हासिल करनी है और वो है आपकी सांस। इन गोताखोरों के लिए सांस लेना कोई अनकॉन्शियस एक्शन नहीं है, ये इनके लिए एक अमृत है जिससे ये सुपर ह्यूमन शक्तियाँ हासिल कर चुके हैं। इनका मानना है कि सांस लेने के उतने ही तरीके हैं जितने खाने के, और हर तरीका हमारे शरीर पर अलग असर डालता है। सांस लेने के कुछ तरीके हमारे दिमाग को नरिश करते हैं, जबकि कुछ हमारे न्यूरॉन्स को मार देते हैं। कुछ तरीके हमें हेल्दी बनाते हैं, जबकि कुछ हमें मौत के नज़दीक धकेल देते हैं। ये गोताखोर दावा करते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी 30-40% तक बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज ही चाहिए। इसके अलावा जेम्स ने सांस के जादू की और भी कई अनबिलीवेबल कहानियाँ सुनी, कैसे सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलकर वज़न घटाया जा सकता है, कैंसर रिवर्स किया जा सकता है, और कैसे हिमालय के योगी घंटों नंगे शरीर बर्फ़ में ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। जेम्स ने इस बारे में पढ़ना शुरू किया तो उन्हें हज़ारों साल पुरानी ऐसी किताबें मिली जो सांस लेने की डिस्ट्रक्टिव और हीलिंग पावर्स के बारे में तफसील से बताती हैं। हिंदू कल्चर में सांस को आत्मा के बराबर का दर्जा दिया गया है। वेदों और उपनिषदों में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। बौद्ध भी सांस को महज ज़िंदगी लंबी करने का ज़रिया नहीं समझते थे। वो सांस को सीढ़ी बनाकर
कॉन्शियसनेस के अगले लेवल्स तक पहुँचे। जाहिर है हमारे पूर्वज सांस की सुपर पावर जानते थे, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस सांस लेने की टेक्निक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। पल्मोनोलॉजिस्ट्स यानी फेफड़ों के डॉक्टर्स का मानना है कि सांस लेने का तरीका ख़ास मायने नहीं रखता, चाहे 1 मिनट में 20 बार लो या 10 बार, मुंह से लो या नाक से या फिर ट्यूब से, सब सेम है। शायद इसीलिए कोई डॉक्टर आपकी सांस की स्पीड या खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस नहीं चेक करता, जबकि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स अब इन प्राचीन किताबों में लिखे गई बातों को सही साबित कर रहे हैं। मॉडर्न ज़माने की तमाम बीमारियां जैसे अस्थमा, एंजाइटी, ADHD एक्सेट्रा हमारे गलत तरीके से सांस लेने से लिंक्ड हैं। इसलिए सिर्फ सही तरीके से सांस लेकर इन बीमारियों को कम ही नहीं बल्कि पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई सांस तो मैं बचपन से ले रहा हूँ, क्या गलत हो सकता है? दरअसल सांस चाहे मुंह से लें या नाक से, जल्दी लें या धीरे, सब बराबर नहीं है। सांस कैसे ली जाए ये बेहद ज़रूरी है। सही ब्रीदिंग टेक्निक न सिर्फ एक पावरफुल मेडिसिन है बल्कि ये फॉरएवर यंग रहने का सबसे पावरफुल सप्लीमेंट है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये फ्री है। आपकी डाइट, एक्सरसाइज या फैमिली के जीन्स तभी फ़ायदे देंगे जब आपकी सांस सही होगी। सांस से ही सब शुरू होता है और सांस पे ही सब ख़त्म। ये किताब ब्रीदिंग की साइंस और इस लॉस्ट आर्ट को आपके सामने लाती है। लॉस्ट आर्ट इसलिए क्योंकि ये ब्रीदिंग टेक्निक्स हज़ारों साल से हमारे आसपास रही हैं, लेकिन आज हम इससे बिल्कुल अनजान हैं। शायद आप अपने जीवन में लगभग 60-70 करोड़ सांसें लेंगे। शायद आधी आप ले चुके हैं। शायद आप 70 करोड़वीं सांस पर हैं। और शायद आप अपनी ज़िंदगी में चंद करोड़ सांसें और जोड़ना चाहें। अगर आप चाहते हैं तो आइए एक्सप्लोर करें सांस की सुपर पावर की साइंस और कुछ सांस लेने की जादुई टेक्निक्स जो आपका जीवन बदल देंगी। करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला रूप कुछ चट्टानों पर नजर आया। एक सेल के बराबर की काई। चूंकि इस जीवन को जिंदा रहने और ग्रो करने के लिए ताकत चाहिए थी, इसने हवा खाने का तरीका ढूंढा। उस वक्त के एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड थी। इस शुरुआती जीव ने इस गैस को डाइजेस्ट करना सीखा और बचा हुआ हिस्सा यानी ऑक्सीजन बाहर निकालने लगा। अगले 1 अरब साल तक ये जीव यही करता रहा। हवा खाता रहा, मल्टीप्लाई होता रहा और ऑक्सीजन निकालता रहा। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल खासा बढ़ गया था। इस जीव ने ऑक्सीजन को डाइजेस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना सीखा। ये एरोबिक यानी ऑक्सीजन बेस्ड जीवन की शुरुआत थी। कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ऑक्सीजन 16 गुना ज़्यादा एनर्जी देती है। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये पहले एरोबिक जीव बड़े और कॉम्प्लेक्स बनने लगे। इस तरह पेड़, पौधे, पंछी, मधुमक्खियाँ और शुरुआती मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ। मैमल्स ने हवा को गर्म और साफ करने के लिए नाक इवॉल्व की। इसके साथ साथ हवा को अंदर तक पहुंचाने के लिए गला और लंग्स इवॉल्व किए जो ऑक्सीजन को हवा से अलग करके खून में ट्रांसफ़र कर सकें।
इस तरह मैमल्स में अलग अलग तरीकों से सांस लेने की कैपेबिलिटी इवॉल्व हुई, जिसने इन्हें शिकार पकड़ने, दूसरे शिकारियों से बचने और अलग अलग माहौल में ढलने की ताकत दी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में सैकड़ों इंसानी स्कल्स यानी खोपड़ियाँ रखी हुई हैं जो तकरीबन 200 से हज़ारों साल पुरानी हैं। ये मोर्टन कलेक्शन का हिस्सा हैं जिन्हें सैमुअल मोर्टन नाम के एक रेसिस्ट साइंटिस्ट ने 1830 के दशक में कलेक्ट किया था। मकसद था गोरी नस्ल की ग्रेटनेस साबित करना। उनकी ये कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन मोर्टन हमारे लिए इतिहास का एक यूनिक स्नैपशॉट छोड़ गए। डॉक्टर मरियाना इवांस कई सालों से इन स्कल्स की स्टडी कर रही हैं। डॉक्टर इवांस ने पाया कि प्राचीन इंसानों के नाक के छेद आज के मुकाबले 2 गुना बड़े थे। इनके सांस लेने के रास्ते चौड़े और क्लियर दिखाई देते हैं। सभी एंशिएंट स्कल्स बिल्कुल एक जैसे हैं। सबका मुंह चौड़ा है और आगे की तरफ निकला हुआ है। इनके जबड़े विशाल हैं और साइनस फैले हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी के दांत बिल्कुल सीधे हैं। मुमकिन है कि इन इंसानों ने कभी खर्राटे नहीं लिए होंगे और ना ही सांस की कोई बीमारी हुई होगी जो आजकल काफ़ी कॉमन है। वो इसलिए क्योंकि हो ही नहीं सकती थी। इनकी खोपड़ियाँ बहुत बड़ी थी और सांस लेने के रास्ते इतने चौड़े थे कि उन्हें सांस लेने में कोई भी रुकावट नहीं हो सकती थी। जब डॉक्टर इवांस ने इन पुराने स्कल्स का कंपैरिजन अपने मरीजों के मॉडर्न स्कल से किया तो पाया कि हर मॉडर्न स्कल की डेवलपमेंट एकदम ऑपोजिट हुई है। मतलब ठुड्डियाँ माथे के पीछे सिकुड़ गई हैं और जबड़े पीछे धंस गए हैं। इसकी वजह से साइनस बिल्कुल छोटे हो गए हैं। सभी मॉडर्न स्कल्स के दांत कुछ हद तक टेढ़े मेढ़े जरूर हैं। धरती पर करीब 5,500 प्रजातियों के मैमल्स हैं, लेकिन सिर्फ इंसान ही हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े पाए जाते हैं। ये सब कैसे और क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें 17 लाख साल पहले जाना होगा, जब इंसानों में इंटेलिजेंस भी डेवलप नहीं हुई थी। ये वो समय था जब इंसानी पूर्वज होमो हैबिलिस पूर्वी अफ्रीका में घूम रहा था। हमारे हाथ की एक छोटी उंगली अब अंगूठा बन चुकी थी और हम अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ना और हथियार चलाकर शिकार करना सीख चुके थे। चूंकि कच्चा मांस और पेड़ पौधे खाने में बहुत वक्त और मेहनत लगती थी, हमने खाने को पीट पीट कर नरम करना सीखा, जिससे पचाने और चबाने की कुछ मेहनत बची। इस बची हुई एनर्जी की मदद से हमने एक बड़ा दिमाग इवॉल्व किया। लगभग 8 लाख साल पहले हमने आग में खाना पकाना शुरू किया, जिससे खाना और सॉफ्ट हो गया और हमारी इंटेस्टाइन्स छोटी हो गई, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। इस एनर्जी बूस्ट की बदौलत होमो इरेक्टस का दिमाग अपने पूर्वजों से 50% बड़ा इवॉल्व हुआ। अब हम बंदरों से कम और मॉडर्न इंसानों से ज़्यादा दिखने लगे थे। तेजी से बढ़ते हुए दिमाग को फैलने के लिए जगह चाहिए थी और उसने ये जगह हमारे चेहरों के आगे के हिस्से से ली, जहां साइनस, मुंह और सांस लेने के रास्ते थे। वक्त के साथ चेहरा छोटा हो गया और मुंह सिकुड़ गया। अब एक ऐसे फीचर ने हमारे चेहरे पर जगह बनाई जो हमें दूसरे जानवरों से अलग करता था। ये फीचर था एक बाहर निकला हुआ नाक। लेकिन समस्या ये थी कि ये छोटा बाहर निकला हुआ नाक
हवा साफ करने में कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं था। मतलब हम अब हवाई वायरस और बैक्टीरियों के सामने काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। छोटे साइनस और मुंह ने हमारे गले में भी जगह कम कर दी थी। हमने जितना ज़्यादा नरम और कैलोरी से भरपूर खाना खाया, हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा डेवलप हुआ और हमारे सांस के रास्ते उतने ही तंग होते गए। होमो सेपियंस पहली बार अफ्रीकी मैदान में कोई 3 लाख साल पहले अपीयर हुए। ये दूसरी इंसानी प्रजातियों में से ही एक तरह की नस्ल थी और अब इन नस्लों ने आपस में संभोग करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे दूसरी इंसानी प्रजातियां एक्सटिंक्ट होती गईं, कुछ बीमारियों से, कुछ मौसम से, कुछ आपसी लड़ाई में मर गए और कुछ जानवरों का शिकार बने। आखिर में बचे सिर्फ एक तरीके के इंसान, यानी हम, होमो सेपियंस। ठंडे एनवायरनमेंट में इंसानों की नाक पतली और लंबी इवॉल्व हुई ताकि लंग्स में दाखिल होने से पहले हवा को अच्छे से गर्म किया जा सके। हमारी स्किन सफ़ेद इवॉल्व हुई ताकि हम ज़्यादा धूप ले सकें और विटामिन डी बना सकें। इसके विपरीत तेज़ धूप और गर्म एनवायरनमेंट में नाक चौड़ी और चपटी इवॉल्व हुई, जो नमी वाली हवा से सांस लेने में ज़्यादा एफिशिएंट थी। हमारी स्किन काली इवॉल्व हुई हमें सूरज से बचाने के लिए। जिस समय हमारी नाक इवॉल्व हो रही थी, इंसानों के एक और यूनिक फीचर का जन्म हो रहा था। ये फीचर था आवाज़ से बातचीत करने की कैपेबिलिटी। लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स हमारे गले में लोकेटेड एक क्रिटिकल ऑर्गन है। ये हमें आवाज़ निकालने की कैपेबिलिटी देता है। इसके साथ साथ ये एक वॉल्व की तरह काम करता है जो खाने को पेट की तरफ और हवा को लंग्स की तरफ डायरेक्ट करता है। लैरिंक्स ये भी इंश्योर करता है कि सांस के साथ खाना या कोई और चीज़ अंदर ना चली जाए। अगर लैरिंक्स गले के ऊपर वाले पार्ट में हो तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, क्योंकि अगर इसमें कुछ फंस जाए तो आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इंसान के अलावा हर जानवर ने लैरिंक्स इसी तरह इवॉल्व किया। इंसान ने जैसे जैसे बोलने की कैपेबिलिटी डेवलप की, लैरिंक्स गले में नीचे धंसता चला गया, मुंह के पीछे जगह खोल दी और हमें अलग अलग आवाज़ें निकालने की काबिलियत दी। हम शब्द ठीक से बोल पाएं, इसके लिए हमारे होंठ पतले हो गए, हमारी जीभ फुर्तीली और फ्लेक्सिबल इवॉल्व हुई ताकि हम आवाज़ को बारीकी से कंट्रोल कर सकें। लेकिन इंसानों में ये नीचे उतरा हुआ लैरिंक्स अपने ओरिजिनल पर्पस में उतना कामयाब नहीं रहा। मुंह के पीछे बहुत ज़्यादा जगह होने की वजह से हम सफोकेशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। इंसान ही एक अकेला ऐसा जानवर है जो आसानी से चोक होकर या सफोकेट होकर मर सकता है। अजीब बात है कि कैसे जिस एवोल्यूशन की वजह से हमने एक विशाल दिमाग के ज़रिए दुनिया पर कब्ज़ा जमाया, आग से खाना पकाने की महारत हासिल की और आवाज़ की काबिलियत मिली, उसी एवोल्यूशन ने हमारे मुंह और गले को इतना नैरो कर दिया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कि आज सोते सोते चोक हो जाना कॉमन है। इसका दूसरा नाम है स्नोरिंग यानी खर्राटे। जेम्स इस किताब में डॉक्टर जॉन डुलर्ड के द्वारा 90 के दशक में किए गए टेस्ट्स का जिक्र करते हैं। डॉक्टर जॉन ऊंचे दर्जे के एथलीट्स को ट्रेन करते थे और उन्हें ये यकीन हो गया था कि
मुंह से सांस लेना खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स पर एक टेस्ट किया। उन्होंने इन एथलीट्स के शरीर पर हार्ट बीट और ब्रीदिंग की स्पीड नापने के सेंसर्स लगाए और स्टेशनरी साइकिल्स चलाने को कहा जो आपने जिम में देखी होंगी। पहले टेस्ट में खिलाड़ियों ने सिर्फ मुंह से सांस लिया। साइकिल की स्पीड के साथ साथ सांस लेने की स्पीड और हार्ट बीट इतनी बढ़ी कि टेस्ट ख़त्म होते होते खिलाड़ी बुरी तरह हाँफ रहे थे। अब टेस्ट दोहराया गया। इस बार खिलाड़ी सिर्फ नाक से सांस ले रहे थे। इस बार साइकिल की स्पीड तो बढ़ी लेकिन सांस की स्पीड नहीं। टेस्ट के आखिरी स्टेज पर खिलाड़ियों की सांस 47 पर मिनट से घटकर सिर्फ 14 पर मिनट रह गई। टेस्ट के दौरान खिलाड़ियों की हार्ट बीट लगभग सेम ही रही और उन्हें कोई थकान महसूस नहीं हुई। नाक और मुंह से सांस लेने का फ़र्क बिल्कुल क्लियर था। अगर हमें ये समझना है कि सांस लेना खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालता है, तो पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा शरीर हवा और खाने से एनर्जी कैसे बनाता है। दो तरीके हैं, ऑक्सीजन के साथ जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और ऑक्सीजन के बिना यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ ग्लूकोज से बनती है। ये एनर्जी हमारे शरीर को जल्दी और आसानी से अवेलेबल होती है। ये एक किस्म का बैकअप सिस्टम और टर्बो बूस्ट है जो तब काम आता है जब शरीर में ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होती। लेकिन एनारोबिक एनर्जी एफिशिएंट नहीं है और जहरीली हो सकती है क्योंकि इस प्रोसेस से हाई क्वांटिटी में लैक्टिक एसिड पैदा होता है। जिम में हैवी वर्कआउट करते हुए जो मसल फटीग आप महसूस करते हैं वो इसी एनारोबिक ओवरलोड का एहसास है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी हैवी वर्कआउट्स के पहले कुछ मिनट अक्सर काफ़ी मुश्किल महसूस होते हैं। शुरुआत में हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो हमारे लंग्स और रेस्पिरेशन सिस्टम सप्लाई नहीं कर पाते और शरीर को एनारोबिक रेस्पिरेशन का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए किसी वर्कआउट से पहले वार्म अप करने की सलाह दी जाती है ताकि हमारी बॉडी एनारोबिक से एरोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच हो सके, जिसके बाद वर्कआउट आसान हो जाता है। ये दोनों तरीके की एनर्जी अलग अलग टिश्यूज़ में बनती है। चूंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक बैकअप सिस्टम है, हमारे शरीर में एनारोबिक वाले टिश्यूज़ कम हैं। अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये एक स्टेज के बाद टूट जाती हैं। इसीलिए जब लोग अपनी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप एनारोबिक एनर्जी को एक फॉर्मूला 1 कार की तरह सोच सकते हैं। ये तेज़ तो है लेकिन लंबे सफ़र के लिए इम्प्रैक्टिकल है। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में करीबन 37 लाख करोड़ ऑक्सीजन प्रोसेस करने वाली सेल्स हैं। एरोबिक स्टेट में ये सेल्स एनारोबिक के मुकाबले 16 गुना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी से काम करती हैं। एक हेल्दी बॉडी के लिए लाजमी है कि हम रेस्ट के दौरान हमेशा इस एरोबिक जोन में रहें और एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादातर वक्त शरीर को एरोबिक जोन में रखने की कोशिश करें। जेम्स अमेरिका के एक रिसर्चर ईजिल हार्वर्ड के बारे में बताते हैं जिन्होंने मुंह से सांस लेने के इम्पैक्ट पर टेस्ट किए थे। हार्वर्ड ने कुछ बंदरों की नाक सिलिकॉन से बंद कर दी ताकि वो मजबूरन सिर्फ मुंह से ही सांस ले सकें। अगले 6 महीनों में इन बंदरों का मुंह का नक्शा
पूरी तरह बदल गया। मुंह नीचे लटक गया, जबड़े ढीले हो गए और दांत टेढ़े मेढ़े। तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं क्योंकि ये दिखाती है कि मुंह से सांस लेने का रिजल्ट कितना भयानक हो सकता है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह के पीछे के टिश्यूज ढीले पड़ जाते हैं और अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। इस वजह से सांस का रास्ता नैरो हो जाता है और सांस लेना मुश्किल। एक बार आपने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया तो ये समस्या बढ़ती ही जाती है। सोते समय मुंह से सांस लेना भी कई बीमारियों का कारण बनता है। हम में से कई लोग मोटे मोटे तकियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम ऐसा लंबे समय तक करते हैं तो ग्रेविटी गले और जीभ के टिश्यूज़ को नीचे पुल करती है और हमारे सांस लेने के रास्ते और ज़्यादा तंग हो जाते हैं। नतीजा खर्राटे और ख़राब नींद। नाक से सांस लेने का असर इसके उल्टा है। नाक से हवा का प्रेशर सांस के रास्तों को चौड़ा करता है और धीरे धीरे गले की टिश्यूज़ और मसल्स टोन हो जाती हैं, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। जैसे ही हार्वर्ड ने बंदरों के नाक खोले, वो वापस नॉर्मल होने लगे। धीरे धीरे उनके चेहरे और सांस के रास्ते अपनी चौड़ी और नेचुरल शेप में वापस आ गए। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी 40% ज़्यादा मॉइस्चर लूज करती है। आप सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो मुंह से सांस लेने वाले लोगों को रात में सोते समय पेशाब की ज़रूरत महसूस नहीं होती होगी। असलियत इसके ऑपोजिट है। इसके लिए हमें समझना होगा कि हम बिना प्यास या पेशाब की ज़रूरत महसूस किए कैसे पूरी रात काट लेते हैं। हमारे दिमाग के बेस पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये मटर के दाने जितना ग्लैंड हमारे क्रिटिकल हॉर्मोन्स कंट्रोल करता है, जैसे एड्रेनलिन, एंडोर्फिन्स और बाकी ग्रोथ हॉर्मोन्स। इन्हीं में से एक वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन गहरी नींद में रिलीज होता है, जो बॉडी को सेल्स में ज़्यादा पानी स्टोर करने की इंस्ट्रक्शन देता है। अगर हमारे शरीर को सफिशिएंट गहरी नींद ना मिले तो ये हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। इस वजह से किडनी ज़्यादा लिक्विड स्टोर नहीं कर पाती और हमें पेशाब की ज़रूरत महसूस होती है। इसके साथ साथ दिमाग को पानी पीने का सिग्नल जाता है और हमें प्यास लगती है। जेम्स लिखते हैं कि मुंह से सांस लेने की वजह से कई तरह की भयानक बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे बिस्तर गीला करना, ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कैंसर एट्सेट्रा। मुंह से सांस लेना लिटरली हमारी अक्ल पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, क्योंकि इस वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो ADHD जैसे सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है। जेम्स 7 साल की एक बच्ची गीगी के बारे में बताते हैं, जो एक अच्छे घर से थी। परवरिश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में थी। गीगी को क्रोनिक स्नोरिंग, साइनस, दमा और कई तरह की एलर्जीज थी। उसके दांत सभी डायरेक्शंस में निकले हुए थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और होंठ हमेशा खुले रहते थे। जब जेम्स ने गीगी की 2 साल बाद की तस्वीर देखी तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। ब्लैक सर्कल्स गायब हो चुके थे, दांत सीधे हो गए थे, चेहरा चौड़ा हो गया था और चमक रहा था। गीगी की एलर्जीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी।
कैसे? गिगी ने सिर्फ एक चेंज किया, नाक से सांस लेना। ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है कि जैसे ही हम नाक से सांस लेना शुरू करते हैं, हमारा चेहरा और सांस लेने के रास्ते तेजी से नॉर्मल हो जाते हैं। सिर्फ नाक से सांस लेने से गिगी जैसे न जाने कितने मरीजों ने हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, सरदर्द जैसी समस्याओं को अपने जीवन से गायब होते देखा है। हम शायद कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि नाक इतनी ज़रूरी क्यों है। हमारी नाक न सिर्फ हवा साफ करती है बल्कि लंग्स में भेजने से पहले हवा को गर्म और मॉइस्ट करती है ताकि वो आसानी से खून में एब्जॉर्ब हो सके। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि आपकी नाक आपके शरीर के कितने पहलुओं पर डायरेक्ट असर डालती है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ब्लड प्रेशर, बदहजमी और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एटसेट्रा। आइए समझते हैं कैसे। हमारे शरीर में सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि हमारे नॉस्ट्रिल्स यानी नथुने भी धड़कते हैं। ये हमारे मूड और मेंटल स्टेट के मुताबिक एक फूल की तरह खुलते और बंद होते रहते हैं। करीब 1300 साल पहले लिखे गए ग्रंथ शिव स्वरोदय में बताया गया है कि कैसे एक नॉस्ट्रिल दिन भर सांस लेने के लिए खुलेगा जबकि दूसरा बंद रहेगा। शिव स्वरोदय से हमें पता चलता है कि नॉस्ट्रिल्स का खुलना और बंद होना सनराइज और फुल मून जैसे सेलेस्टियल इवेंट्स से भी सिंक्रोनाइज होता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि इस तरीके से हमारा शरीर बैलेंस मेंटेन करता है और यूनिवर्स की रिदम से सिंक्रोनाइज्ड रहता है। साल 2004 में शिव स्वरोदय में मेंशन किए गए पैटर्न्स को डॉक्टर आनंद भावनानी ने साइंटिफिक तरीकों से प्रूव किया। हैरानी की बात यह है कि ये पैटर्न्स सभी टेस्ट किए हुए लोगों में लगभग सेम थे। ये साइकिल 30 मिनट से 4 घंटे के इंटरवल्स में रिवर्स होती रहती है, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल का खुलना और राइट नॉस्ट्रिल का उसी समय बंद हो जाना। हमारी नाक का अंदरूनी हिस्सा उन्हीं इरेक्टाइल टिश्यू से कवर्ड है जो पेनिस, क्लिटोरिस और निपल्स को कवर करते हैं। इसका मतलब ये है कि नाक में भी इरेक्शन होता है और ये हमारे जेनिटल्स से बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड है। रिसर्च में पाया गया कि हमारा राइट नॉस्ट्रिल एक गाड़ी के एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। जब हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से शरीर का तापमान बढ़ता है और इसके साथ बढ़ते हैं कॉर्टिसोल लेवल्स, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाक के राइट साइड से सांस लेना हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो शरीर को अलर्ट करने के साथ साथ खतरों से लड़ने के लिए तैयार करता है। जब हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारे दिमाग के लेफ्ट हिस्से में ज़्यादा खून पंप होता है, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज और कैलकुलेशन से जुड़ा है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेने का असर उल्टा है। अगर राइट नॉस्ट्रिल गाड़ी का एक्सेलरेटर है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल उसी गाड़ी का ब्रेक सिस्टम है। जब हम नाक की लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो शरीर को रिलैक्स करता है,
टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को कम करता है और एंजाइटी घटाता है। लेफ्ट साइड से सांस लेना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के उल्टी तरफ ब्लड फ्लो को शिफ्ट करता है, यानी दिमाग का वो इलाका जो क्रिएटिविटी और इमोशंस को कंट्रोल करता है। जाहिर है एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों में सांस की मदद से काफ़ी राहत दी जा सकती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस इस बात को मान चुकी है। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम एक मशहूर प्राणायाम है जो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के ज़रिए हमारे शरीर के फंक्शंस को बैलेंस करता है। आइए हमारी नाक की बनावट को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक एडल्ट नाक की कैविटीज़ और सांस के रास्तों की वॉल्यूम करीब 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, जिसमें लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा एंटर करती है। नाक के अंदर टर्बुनेट्स नाम की 6 शंख जैसी हड्डियां होती हैं, लेफ्ट और राइट में 3-3। ये नॉस्ट्रिल्स से शुरू होकर आँखों के ठीक नीचे ख़त्म होती हैं। टर्बुनेट्स निचले भाग में इरेक्टाइल टिश्यू और म्यूकस यानी बलगम वाली मेम्ब्रेन से ढकी होती है। नाक का ये हिस्सा सांस को गर्म और नम करता है। इसकी शंखनुमा शेप बाहरी पार्टिकल्स और पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करती है। बलगम शरीर की पहली डिफेंस लाइन है। इसे एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह इमेजिन कीजिए जो सांस के साथ आई गंदगी को जमा करके पेट में भेजता है, जहां इसे एसिड से स्टेरिलाइज करके शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट नुमा बलगम को सिलिया नाम के लाखों छोटे छोटे बाल चलाते हैं। सिलिया हर 1 सेकंड में 16 बार सांस के साथ झूमते हैं, जैसे तेज हवा में गेहूं के खेत। अब आप सोचिए कि मुंह से सांस लेते समय हम इतने कॉम्प्लिकेटेड मशीन का फ़ायदा नहीं उठाते। याद रखिए, नाक सिर्फ हमारी इज्जत ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की चौकीदार, केमिस्ट और थेरेपिस्ट भी है। अगर कोई आपसे ये कहे कि नाक से सांस लेना लिटरली वायग्रा का काम करता है तो शायद आप यकीन ना करें। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे साइनस ज़बरदस्त क्वांटिटी में नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी ज़िंदगी के नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर हेविली इन्फ्लुएंस करती है, जैसे सर्कुलेशन, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, इम्यूनिटी, वेट, मूड और सेक्सुअल फंक्शनिंग। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मशहूर दवा वायग्रा दरअसल खून में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करके ही काम करती है। इससे पेनिस की कैपिलरीज खुल जाती हैं और पेनिस आसानी से और लंबे समय तक सख्त रह पाता है। हम सिर्फ नाक से सांस लेकर नाइट्रिक ऑक्साइड को 6 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मुंह से सांस लेने के मुकाबले करीब 18% ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जा सकती है। सोचिए, नाक से सांस लेना अगर चमत्कार नहीं तो और क्या है। हमारी नाक पर यूज़ इट और लूज़ इट का प्रिंसिपल लागू होता है, यानी हम जितना कम अपनी नाक को इस्तेमाल करेंगे, नाक उतनी ही बंद और नकारा होती चली जाएगी। नाक के लगातार इस्तेमाल से नेज़ल कैविटीज़ खुली रहती हैं और गले के टिश्यूज़ फ्लेक्सिबल रहते हैं। जो लोग मुंह से सांस लेने के आदी हैं वो जागते हुए और एक्सरसाइज करते हुए कॉन्शियसली नाक से ही सांस लें। सोते समय होठों के बीच में एक छोटी टेप लगाएं ताकि शरीर को नाक से सांस लेने की आदत पड़े।
जेम्स डॉक्टर कैटलिन की किताब से कोट करते हैं, अगर मैं भविष्य की पीढ़ियों को सबसे अहम मोटो देने की कोशिश करूं तो वो 3 शब्दों में होगा, शट योर माउथ। रिसर्चर्स की माने तो हमारी सांस लेने की कैपेसिटी हमारे जीने की कैपेसिटी का पैमाना है। छोटे लंग्स मतलब छोटी सांस मतलब छोटी जिंदगी। उम्र के साथ हमारे लंग्स की कैपेसिटी घटती जाती है। 80 की उम्र तक हमारे लंग्स 20 साल की उम्र के मुकाबले केवल 30% कम हवा ही ले पाएंगे। इसके चलते हमारी सांस तेज हो जाती है, जिससे जन्म होता है हाई ब्लड प्रेशर, इम्यून डिसऑर्डर्स और एंजाइटी जैसी बीमारियों का। करीब 2500 साल पहले बुद्धिस्ट मॉन्क्स कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से लंग्स को 40% बड़ा करना सीख गए थे। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास होती आई है। इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को आज हम 5 टिबेटन राइट्स कहते हैं। यहाँ राइट्स का मतलब रिचुअल से है। इंटरनेट पर आपको इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की भरपूर जानकारी मिल जाएगी। मॉडरेट एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग भी लंग्स के साइज को 15% तक बढ़ा सकती है। जेम्स इस किताब में जर्मनी की रहने वाली कथरीना श्रोथ के बारे में बताते हैं, जिन्हें स्कोलियोसिस नामक बीमारी थी। स्कोलियोसिस एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और इसके मरीजों की पूरी उम्र अक्सर बिस्तर में ही निकल जाती है। ये बात और है कि उम्र कुछ ख़ास लंबी नहीं होती। 16 साल की उम्र में कथरीना ने ऑर्थोपेडिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस शुरू की और 5 साल बाद सिर्फ सांस के दम पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिखाया। कथरीना अगले 60 साल अपनी तकनीकों से स्कोलियोसिस के मरीजों को इस लाइलाज बीमारी से छुटकारा दिलाने का चमत्कार करती रहीं। अगर आप सोचते हैं कि सांस लेना यानी इनहेल करना रेस्पिरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो आप गलत हैं। आपकी लंबी उम्र की चाबी दरअसल इनहेल करने में नहीं बल्कि एक्सहेल करने में है। ये एक ऐसा राज है जिससे आमतौर पर हम अनजान रहते हैं। जेम्स हमें कार्ल स्टो नामक एक म्यूजिशियन के बारे में बताते हैं जिसने एक्सहेल करने के जादू से सिंगर्स से लेकर ओलंपिक एथलीट्स की कायापलट की थी। अपनी आत्मकथा डॉक्टर ब्रेथ में कार्ल ने लिखा, मेरी मूर्खता थी कि मैंने मान लिया था सांस की अहमियत की बुनियादी समझ शायद सबके पास है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। कार्ल ये बुनियादी सच जानते थे कि ज़्यादातर बीमारियों की असली वजह ये नहीं है कि ताज़ी हवा अंदर नहीं जा पाती, बल्कि ये है कि हवा सफिशिएंटली बाहर नहीं निकल पाती। हमारे लंग्स और हार्ट समझ लीजिए पार्टनर्स की तरह काम करते हैं। आमतौर पर हमारी नसों में दौड़ता खून हर मिनट 1 चक्कर पूरा करता है, यानी ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाना और गंदगी हटाना। इस प्रोसेस को सर्कुलेशन कहते हैं, जिसको हमारा थोरैसिक पंप इन्फ्लुएंस करता है। थोरैसिक पंप वो प्रेशर है जो सांस लेने और छोड़ने से हमारे सीने में बनता है। इनहेल करने पर नेगेटिव प्रेशर खून को दिल में खींचता है और एक्सहेल करने पर खून शरीर और लंग्स में पंप होता है। इस थोरैसिक पंप को ताकत देता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम एक झिल्ली नुमा छतरी जैसी मसल होती है जो लंग्स के नीचे लोकेटेड होती है। एक्सहेल करने पर डायफ्राम ऊपर उठता है, लंग्स सिकुड़ते हैं और इनहेल करने पर डायफ्राम नीचे कोलैप्स होता है ताकि लंग्स अच्छे से फैल सकें। ये ऊपर नीचे होने का सिलसिला दिन में करीब 50,000 बार होता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने डायफ्राम की पावर का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। इससे दिल पर बोझ बढ़ता है और ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ता है। अगर हम सांसों को गहरा और लंबा करके डायफ्राम की रेंज 50-70% तक ले आएं, तो हार्ट पर लोड काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए डायफ्राम को कभी कभी दूसरा दिल भी कहा जाता है।
जेम्स ये अचीव करने की एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं। गहरी सांस लें और एक्सहेल करते हुए 1 से 10 तक बार बार गिनती करें। गिनती तब तक दोहराते रहें जब तक सांस का आखिरी कतरा शरीर के बाहर ना निकल जाए। एक्सरसाइज जितनी सिंपल है उतनी आसान नहीं है। भ्रामरी प्राणायाम भी एक्सहेल को कंट्रोल करने में बहुत कारगर है। जेम्स कुछ बदनसीब कुत्तों पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं जिसमें ज़्यादा सांस लेने के इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया गया था। बेहोशी की हालत में इन कुत्तों को एक एक्सटर्नल डिवाइस से सांस दी गई। जैसे जैसे सांस की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, कुत्तों की हार्ट बीट 40 से बढ़कर 200 के पार हो गई। एक लिमिट के बाद जानवरों के शरीर में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी कम हो गई कि उनके ऑर्गन्स फेल होने लगे और कुत्तों की डेथ होने लगी। बचे हुए कुत्तों में जैसे ही सांस की फ्रीक्वेंसी घटाई गई, उनकी हार्ट बीट दोबारा नॉर्मल हो गई। कुत्तों की मौत का कारण दरअसल ज़्यादा हवा नहीं थी, बल्कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थी। हम आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल हमारे शरीर का एक मेजर हार्मोन है। एक ऐसा हार्मोन जो हर टिश्यू से पैदा होता है और शायद हर ऑर्गन पर काम करता है। वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर का ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा फंडामेंटल कंपोनेंट है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड करीब 100 गुना ज़्यादा होती है और ये जहरीली समझे जाने वाली गैस न सिर्फ मेंटल एक्यूमेन और फैट लॉस में मदद करती है, बल्कि कई बीमारियां भी नष्ट कर सकती है। भारी, जल्दी और गहरी सांस लेना शायद सबसे बुरी सलाह है, क्योंकि ये हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड से डेफिशिएंट करती है। इसके चलते जहां ऑक्सीजन होनी चाहिए वहां उसकी कमी हो जाती है। इसके विपरीत अगर हम कम इनहेल करें तो हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जो आयरोनिकली टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को ऑक्सीजन डिलीवर करने के प्रोसेस में मेन रोल प्ले करती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर की हर हेल्दी सेल को पावर करती है। कैसे ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल तक डिलीवर होती है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। हमारे शरीर के टिश्यूज़ और मसल्स तक ऑक्सीजन ले जाने का काम हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन करता है, जो रेड ब्लड सेल्स में होता है। इंसानी शरीर में लगभग 25 लाख करोड़ रेड ब्लड सेल्स होते हैं और हर एक सेल में करीब 27 करोड़ हीमोग्लोबिन। हर एक हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करने की कैपेसिटी होती है। मतलब हर एक रेड ब्लड सेल में करीब 100 करोड़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन में बैठकर खून के माध्यम से सेल्स तक जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन अलग हो जाती है और उनकी जगह सेल्स से निकला हुआ वेस्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इस एक्सचेंज से खून का रंग बदल जाता है। वेन्स में ब्लड सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती हैं ब्लू दिखेंगी और आर्टरीज जिनमें ऑक्सीजन से भरा खून है ब्राइट रेड दिखती हैं। इस पूरे प्रोसेस में कोई 1 मिनट लगता है। साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि खून में जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, खून उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन उतनी ही आसानी से अलग हो पाती है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने में बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सरसाइज के दौरान जो मसल्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, वो उतनी ही ऑक्सीजन अट्रैक्ट करती हैं। ये मॉलिक्यूलर लेवल पर सप्लाई ऑन डिमांड की तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड वेसल्स पर भी डायलेटिंग इफेक्ट पड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन नसों को खोलती है ताकि वो भूखी सेल्स तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सकें। इसका मतलब कम सांस लेना
और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके ऑपोजिट भारी और पैनिक भरी सांसें दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से पर्ज करती हैं, यानी बाहर निकाल देती हैं, जिससे हमारे मसल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो हमारा सर घूमेगा, क्रैम्प्स होंगे, सर दर्द होगा और हम बेहोश भी हो सकते हैं। एक हेल्दी शरीर के लिए ओवर ब्रीदिंग या प्योर ऑक्सीजन इनहेल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन डिलीवरी पर कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिलीवरी तो कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करती है। एक्चुअली ओवर ब्रीदिंग यानी ज़्यादा सांस लेना कार्बन डाइऑक्साइड को घटाकर शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्रिएट करता है, जिससे हमें सफोकेशन महसूस हो सकती है। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि नॉर्मल रेट से सांस लेने पर हमारे लंग्स हवा में अवेलेबल ऑक्सीजन का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सांस के द्वारा ली गई ऑक्सीजन का मेजॉरिटी हिस्सा वापस एक्सहेल हो जाता है। अगर कोई आपको ऑक्सीजन बेच रहा है तो समझ लीजिए आपको ठग रहा है। अगर आपको लगता है कि लंबी गहरी सांसों से आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है तो आप गलत हैं। हो सकता है ऑक्सीजन 1 या 2% बढ़ भी जाए, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कभी हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचती, और अब आपको पता है क्यों। जेम्स लिखते हैं कि वेट लॉस में कार्बन डाइऑक्साइड एक अहम किरदार प्ले करता है। आमतौर पर हम जितना इनहेल करते हैं उससे ज़्यादा एक्सहेल करते हैं। हमें लगता है कि हमारा वेट पसीने के ज़रिए लूज़ होता है या हम फैट को पिघला देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमारा असली वेट लॉस सांस के ज़रिए होता है। अगर हमारा शरीर 10 किलो फैट लूज़ करता है तो उसमें से 8.5 किलो लंग्स के ज़रिए निकलता है, और इसका ज़्यादातर हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, थोड़े वाटर वेपर भी। बाकी फैट पसीने या पेशाब के ज़रिए निकलता है। हमारे शरीर का वेट रेगुलेशन सिस्टम दरअसल हमारे लंग्स हैं। स्लो ब्रीदिंग पर जेम्स एक रोचक बात बताते हैं। दुनिया के सभी ट्रेडिशंस, चाहे वो बुद्धिज़्म हो या हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, ताओ, अफ्रीकन्स, नेटिव अमेरिकन्स आदि, इन सभी कल्चर्स और रिलीजन्स में सिमिलर स्लो ब्रीदिंग पैटर्न्स वाली प्रेयर्स डेवलप हुई। मसलन ओम का उच्चारण करीब 6 सेकंड तक किया जाता है और दोबारा उच्चारण करने से पहले 6 सेकंड का इनहेल। इसी तरह बौद्ध धर्म का सबसे पॉपुलर मंत्र ओम मणि पद्मे हम भी हर फ्रेज में 6 सेकंड तक चलता है। ये सभी प्रेयर्स हमारी सांस लेने की स्पीड तकरीबन 5.5 ब्रेथ पर मिनट तक ले आती हैं। ये सांस लेने की एक आइडियल स्पीड है। ये सभी लोग स्लो ब्रीदिंग के काल्मिंग इफ़ेक्ट्स को अच्छी तरह समझते थे और इसीलिए प्रेयर्स के बाद लोग शांति का अनुभव करते हैं। जेम्स साफ करते हैं कि कम सांस लेना और धीरे सांस लेना एक चीज़ नहीं है। भले ही हम प्रति मिनट 5.5 सांस लें, तब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा ही सांस ले रहे होंगे, करीब 2 गुना तक ज़्यादा। अगर आपको वाकई सांस के जादू का अनुभव करना है तो इनहेल और एक्सहेल कम से कम करें और हर इनहेल में सांस की वॉल्यूम कम से कम रखें। आज डॉक्टर्स मान चुके हैं कि ज़्यादा सांस लेना दरअसल हाइपरटेंशन और हेडेक का रिजल्ट नहीं बल्कि कॉज है। अस्थमा यानी दमे के मरीजों को अक्सर अटैक तभी आता है जब किसी वजह से उनकी सांसें तेज़ हो जाती हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां मरीजों ने स्लो ब्रीदिंग टेक्निक से अपनी तकलीफ़ें 90% तक नष्ट कर दी।
इंसानों के लिए एक सांस में हवा लेने का सबसे ऑप्टिमम वॉल्यूम है 5.5 लीटर, यानी 5.5 सेकंड सांस अंदर लेना और 5.5 सेकंड सांस बाहर छोड़ना। 1 मिनट में 5.5 सांसें, यही एक परफेक्ट ब्रेथ है। मशहूर योग गुरु श्री BKS अयंगर ने लिखा है, योगी की जिंदगी उसके सालों से नहीं बल्कि उसकी सांसों से नापी जाती है। जेम्स ने हमें किताब की शुरुआत में बताया था कि कैसे मॉडर्न इंसानों के मुंह हमारे पूर्वजों से छोटे हो गए और उसके साथ साथ सांस लेने के रास्ते भी श्रिंक होते गए। रिसर्चर्स ने इसका कारण आखिरकार समझ लिया। कारण था चबाना, या यूं कहिए कम चबाना। हमारे प्राचीन पूर्वज दिन में घंटों तक चबाते थे, जिसकी वजह से उनके मुंह, दांत, गले और चेहरे चौड़े और स्ट्रॉन्ग हुए। मॉडर्न ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हमारा खाना इतना प्रोसेस्ड हो गया कि उसमें किसी तरह चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सांस लेने में मुश्किल पैदा करने का 90% कारण है छोटा मुंह, खासकर जीभ के आसपास का एरिया। जेम्स बताते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग सांस और नींद की तकलीफ़ों से आसानी से निजात पा सकते हैं। छोटे मुंह को एक्सपेंड करना यानी बड़ा करना इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसका पहला स्टेप है सही ओरल पोस्चर मेंटेन करना। एक मशहूर ब्रिटिश डॉक्टर माइक म्यू करेक्ट ओरल पोस्चर कुछ इस तरह बताते हैं। होठों को जोड़कर रखें, दांतों को हल्के से छूते हुए अपनी जीभ को मुंह की छत पर रखें, सिर को शरीर के परपेंडिकुलर में सीधा रखें और गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकने दें। बैठते या खड़े होते समय स्पाइन की जे शेप बननी चाहिए। इस पोस्चर को मेंटेन करते हुए हमेशा नाक से धीरे धीरे पेट में सांस लें। सही ओरल पोस्चर मेंटेन करने के साथ डॉक्टर म्यू की बताई हुई एक एक्सरसाइज खासी पॉपुलर है। इसमें जीभ से मुंह की छत पर दबाव देते हुए मसाज की जाती है, जिससे धीरे धीरे मुंह का साइज बढ़ता है। एक्सरसाइज का नाम है म्यूइंग। हज़ारों लोगों ने म्यूइंग के फ़ायदे क्लेम किए हैं। आप भी ये टेक्निक डॉक्टर म्यू के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। जेम्स एक चौंकाने वाली जानकारी देते हैं। उम्र के साथ साथ हमारी बोन्स का मास घटता है, यानी हड्डियां हल्की और कमज़ोर होती जाती हैं। औरतों में मर्दों से बहुत ज़्यादा बोन लॉस होता है, ख़ासकर मेनोपॉज के बाद। औरतें 60 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अपने बोन मास का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा खो चुकी होती हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर चेहरे पर पड़ता है। इस वजह से हमारे सांस लेने के रास्ते भी तंग हो जाते हैं। यही कारण है खर्राटे लेना और नींद की समस्याएं बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ज़्यादा चबाना इस समस्या में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जितना ज़्यादा हम चबाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी बढ़ेगी, हम बेहतर सांस ले पाएंगे और यंग दिखेंगे। चबाने का ये इम्पोर्टेंट रोल हमारे बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे जितना ज़्यादा चबाएंगे और सक करेंगे, उनके चेहरे और सांस लेने के रास्ते उतने ही ज़्यादा अच्छे डेवलप होंगे। सांस लेना सिर्फ कोई बायोकेमिकल या फिज़िकल एक्शन नहीं है। सांस एक पावर स्विच की तरह है जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ऑन या ऑफ करता है। ऑटोनोमिक का मतलब जो अपने आप काम करता है, जैसे डाइजेशन, हार्ट बीट वगैरह। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं और दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं।
पहला हिस्सा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें एक्शन के लिए तैयार करता है। जब हम छोटी तेज़ सांसें लेते हैं तो सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट होती हैं। जैसे जब आपको ट्रैफिक में कोई कट मारता है तो जो गुस्सा उमड़ता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम का ही किया धरा है। ऐसी सिचुएशंस में शरीर खून को बाकी जगहों से खींचकर मसल्स और दिमाग में भेजता है। दिल की धड़कन तेज़ होती है, एड्रेनलिन जनरेट होता है, नसें सिकुड़ जाती हैं, प्यूपिल्स फैल जाते हैं, हथेलियों पर पसीना आता है और दिमाग तेजी से चलने लगता है। ऑटोनोमिक सिस्टम का दूसरा हिस्सा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें रिलैक्स करने के लिए जिम्मेदार है। जब आप मसाज के समय या खाना खाने के बाद नींद महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने पेट को डाइजेशन के लिए सिग्नल भेजा है और दिमाग में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स पंप किए हैं। ये सिस्टम ही खाने से पहले लार बनाता है, वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए इंटेस्टाइन्स को ढीला करता है और सेक्स से पहले हमारे जेनिटल्स को तैयार करता है। हमारे लंग्स का ऑटोनोमिक सिस्टम के साथ करीबी रिश्ता है। लंबी धीमी सांसें पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को एक्टिवेट करती हैं, जिससे रेस्टिंग और डाइजेशन के सिग्नल्स जनरेट होते हैं। हम सांस को जितना लंबा छोड़ते हैं, दिल उतना ही धीरे धड़कता है और हम शांति महसूस करते हैं। इस स्टेट को जेम्स असली चिल करना कहते हैं। अब आप शायद डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि किसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद खाना खाने का मन नहीं करता और गुस्से में मर्दों को इरेक्शन और औरतों को ऑर्गेज़म अचीव करने में खासी दिक्कत होती है। और अब आप ये भी जान गए हैं कि ब्रीदिंग से इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कैसे हैक किया जा सकता है। जेम्स किताब में तुम्मो ब्रीदिंग के बारे में तफसील से बयान करते हैं। ये एक ऐसी ज़बरदस्त ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे हम अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हैक यानी काबू कर सकते हैं। तुम्मो एक तिब्बतन शब्द है जिसका मतलब है इनर फायर। जेम्स बताते हैं तुम्मो ब्रीदिंग टेक्निक लगभग 10वीं सदी के आसपास नरोपा नामक एक भारतीय ने डेवलप की थी। नरोपा ने नालंदा में ब्रीदिंग टेक्निक्स सीखी और फिर हिमालय की किसी गुफा में अपनी सांस पर काबू पाने की प्रैक्टिस करते रहे। नतीजा था एक बेहद पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक जो तुम्मो के नाम से मशहूर हुई। मार्शल आर्ट्स फाइटर्स से लेकर इलीट कमांडोज तक सभी किसी कंपटीशन या मिशन से पहले अपने जोन में जाने के लिए तुम्मो ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तुम्मो ब्रीदिंग उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल है जो स्ट्रेस, पेन या डाइजेशन के प्रॉब्लम्स झेल रहे हों, खासकर मेरे जैसे मिडिल एज के लोग। तुम्मो ब्रीदिंग हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करने की एक ज़बरदस्त ताकत रखती है। इस ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए रिसर्चर्स कई ज़मानों से हिमालय के चक्कर लगाते रहे हैं और उन सभी ने एक ही जैसी कहानियाँ बयान की। कहानियाँ उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स की जो कपड़े की सिर्फ एक पतली चादर ओढ़े कई दिन बर्फ़ में बैठे मेडिटेशन करते रहते हैं और उनके जिस्म की गर्मी से बर्फ़ पिघलती रहती है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। ना ही हाइपोथर्मिया जैसी कोई शिकायत उनको छू पाती है। 80 के दशक में हार्वर्ड के साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि तुम्मो ब्रीदिंग की बदौलत ये मॉन्क्स अपने शरीर का टेम्परेचर 17 डिग्री तक बढ़ाने की पावर रखते थे। हॉलैंड के विम हॉफ ने तुम्मो ब्रीदिंग का अपना एक वेरिएशन इजाद किया है जो विम हॉफ मेथड के नाम से इंटरनेट पर खासा मशहूर है। विम हॉफ ने न जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं, चाहे वो घंटों तक
बर्फ़ में बैठना हो या अफ्रीका के नाबिब डेजर्ट की ज़बरदस्त गर्मी में बिना पानी पिए फुल मैराथन दौड़ना हो। साल 2011 में हॉलैंड के रिसर्चर्स ने उनके शरीर में ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया इंजेक्ट किया। कहते हैं विम हॉफ ने कुछ दर्जन तुम्बो सांस लिए और आराम से उठकर कॉफ़ी पीने लगे। कोई बुखार नहीं, कोई उल्टी के सिम्टम्स नहीं, सब नॉर्मल। जबकि ये बैक्टीरिया किसी भी आदमी को बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। विम हॉफ कहते हैं कि वो कोई स्पेशल नहीं है, ना ही वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्पेशल हैं। स्पेशल है तो हमारी सांस, अगर हम उसकी ताकत पहचान लें। आप खुद विम हॉफ ब्रीदिंग मेथड यूट्यूब पर उनके चैनल पर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी खुद पर सांस रोकने के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। याद कीजिए वो अजीब बेचैनी जब सांस लिए बिना नहीं रहा जाता। क्या आपने सोचा है इस सफोकेशन वाली फीलिंग का ट्रिगर आखिर क्या है? ये सफोकेशन की फीलिंग हमारे ब्रेन में सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स नाम के न्यूरॉन्स से ट्रिगर होती है। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक हद से बढ़ जाता है तो कीमो रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन को अलार्म सिग्नल्स भेजते हैं ताकि लंग्स तेज़ और गहरी सांस लें। जब हम बहुत तेज़ सांस लेते हैं तो ये कीमो रिसेप्टर्स शरीर को धीरे सांस लेने की इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ सके। हमें कितनी तेज़ और कितनी बार सांस लेनी है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से डिसाइड होता है। इसमें ऑक्सीजन कितनी है या कितनी नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। हम इन कीमो रिसेप्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो एक लेवल तक ट्रिगर ना हो, और प्रैक्टिस से हम इस लेवल को काफ़ी हद तक नीचे गिरा सकते हैं। कीमो रिसेप्टर्स कितने फ्लेक्सिबल हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फ्लक्चुएशंस झेलने के लिए कितने ट्रेंड हैं, ये एक गुड एथलीट और ग्रेट एथलीट के बीच का फ़र्क बन सकता है। किसी सप्लीमेंट ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एलीट क्लाइंबर्स और पानी के अंदर 10 मिनट तक सांस रोक सकने वाले डाइवर्स, ये सब अजूबे कीमो रिसेप्टर्स को ट्रेन किए बिना नहीं किए जा सकते। हमारी मेंटल हेल्थ भी कीमो रिसेप्टर्स की इसी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करती है। जेम्स क्लेम करते हैं शायद साइकोलॉजिस्ट्स सैकड़ों सालों से एंजाइटी जैसी बीमारियों का गलत इलाज करते आ रहे हैं, जबकि सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों में कार्बन डाइऑक्साइड के जादुई फ़ायदे प्रूव किए जा चुके हैं। शायद फार्मा कंपनियों के दबाव में इस ट्रीटमेंट को भुला दिया गया ताकि ये कॉरपोरेशंस अपनी दवाइयाँ धड़ल्ले से बेच सकें। इसी तरह अस्थमा अटैक कंट्रोल करने में भी कार्बन डाइऑक्साइड की इफ़ेक्टिवनेस बेशक साबित की जा चुकी है। कोई पैनिक अटैक आने पर आपने लोगों को लंबी सांस लेने की सलाह देते हुए सुना होगा। जाहिर है लंबी सांस लेने से कहीं बेहतर सलाह है सांस रोकना, जो पैनिक अटैक आने से पहले ही उसको इफ़ेक्टिवली क्योर कर सकती है। इस किताब में जेम्स ने कई ऐसे लोगों की कहानियाँ बताई हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड थेरेपी के फ़ायदे बताते नहीं थकते। प्राण का मतलब है लाइफ फोर्स या वाइटल एनर्जी, यानी एनर्जी की वो बेसिक फॉर्म जिससे सभी जिंदा जीव जिंदा हैं। जेम्स बताते हैं कि प्राण का कॉन्सेप्ट इंडिया और चाइना में करीब 3000 साल पहले लगभग एक समय पे ही डॉक्यूमेंट किया गया। चाइनीज़ ने इसे ची कहा, जापानीज़ ने इसे की का नाम दिया। इसके बाद सभी कल्चर्स ने प्राण को अपने अपने नाम दिए, जैसे ग्रीक्स ने न्यूमा और हिब्रूज ने रुआह।
भले ही नाम अलग अलग हों, कॉन्सेप्ट सेम ही है। अगर किसी चीज़ से प्राण निकल जाएं तो वो चीज़ मर जाएगी, लेकिन जिसको हम प्राण कह रहे हैं, जो जिंदा और निर्जीव को डिफरेंशिएट करती है, वो आखिर है क्या? एक साइंटिस्ट के हवाले से जेम्स कहते हैं, जो लाइफ फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करने की जितनी काबिलियत रखती है वो उतना ही जिंदा होती है। जैसे ऑक्सीजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट और एक्सचेंज करने की एक्सीलेंट कैपेबिलिटी है। किसी भी जीव की सेल्स जितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करती है और उतना ही जिंदा होती है। इसके ऑपोजिट, जैसे ही सेल्स की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कम हो जाता है और इवेंचुअली सेल्स या तो मर जाती है या उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती। हम इलेक्ट्रॉन्स के इसी एक्सचेंज को प्राण कह सकते हैं। अगर इंसानों में सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर दे तो हम उसको कैंसर कहते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि कैंसर इंसानी शरीर में जनरली वहाँ जन्म लेते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। दुनिया के सभी कल्चर्स ने प्राण को बनाए रखने के कई मेथड्स डेवलप किए, लेकिन सबसे पावरफुल टेक्निक है सही तरीके से सांस लेना। ब्रीदिंग टेक्निक्स प्राण मेंटेन करने के लिए इतनी फंडामेंटल रही हैं कि प्राण, शी, रुआ और दूसरे एंशिएंट टर्म्स आज रेस्पिरेशन के सिनोनिम्स हैं। जेम्स लिखते हैं कि उन्होंने दुनिया भर की जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक्स डिस्कवर की, उन सभी की शुरुआत भारत की भूमि से हुई। 5000 साल पुरानी सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो प्राचीन समय की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन समझी जाती है, वो भी ब्रीदिंग की चमत्कारी शक्ति में बिलीव करते थे। इस वैली के रूइंस से निकले हुए सिक्कों और मोहरों पर सुखासन में बैठे हुए लोगों की तस्वीरें देखी गई हैं। ये इंसानी इतिहास की सबसे पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए लोगों का सबूत है। इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ही योग को जन्म दिया। करीब 4000 साल पहले इस सिविलाइजेशन के पतन की शुरुआत हुई। ये वो समय था जब इस इलाके में प्रेजेंट डे ईरान से आर्यंस का माइग्रेशन शुरू हुआ। आर्यंस अपने साथ एक लैंग्वेज लाए थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉलेज और प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए किया, जो अब तक मुंह जबानी जनरेशन टू जनरेशन पास होती आ रही थी। लैंग्वेज थी संस्कृत, और इन डॉक्यूमेंट्स को आज हम उपनिषद और वेद कहते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों में योग शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया गया। 3000 साल पहले लिखे गए बृहद आरण्यक और छंद योग उपनिषदों में ब्रीदिंग और प्राण को कंट्रोल करने के पहले लेसन्स मिलते हैं। अगले कुछ हजार सालों में ये ब्रीदिंग टेक्निक्स चाइना, जापान और उससे आगे तक फैलीं। लगभग 500 BCE में पतंजलि ने इन टेक्निक्स को रिफाइन करके अपने ग्रंथ योग सूत्र में पिरोया। इस ग्रंथ में सबसे पहली बार ब्रीदिंग की एसेंशियल टेक्निक्स डिफाइन की गईं, जैसे लंबी और धीरे सांस लेना, सांस रोकना, डायफ्राम से सांस लेना और लंबा एक्सहेल करना। योग सूत्र में योग शब्द का इस्तेमाल किसी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका मतलब ब्रीदिंग के जरिए दिमाग और शरीर को स्थिर करना था। लगभग इसी समय कंपाइल किए गए ग्रंथ भगवत गीता के चैप्टर 4 में प्राणायाम को सांस रोक देने के बाद इंड्यूस होने वाला ट्रांस कहकर बयान किया गया है। जाहिर है
भारतीय योगी सांस कंट्रोल करने की शक्तियां हजारों सालों से हासिल करते आए हैं और इनकी ये अनबिलीवेबल शक्तियां वेस्टर्न रिसर्चर्स को हैरान करती रही हैं। चाहे वो नंगे बदन बर्फ में बैठ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना हो या हार्ट बीट कम ज़्यादा या बिल्कुल रोक देना हो, उन्हें लगता है कि ये योगी कोई सुपर ह्यूमन हैं। जबकि इन योगियों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये सिर्फ सांस कंट्रोल करने का कमाल है। तुम्मो ब्रीदिंग या सुदर्शन क्रिया जैसी एक्सरसाइजेस बेहद पावरफुल हैं और शुरुआत में काफ़ी ओवरवेलमिंग लग सकती हैं। आप इन ब्रीदिंग टेक्निक्स में कोई क्रैश कोर्स नहीं कर सकते। आपको धीरे धीरे अपने शरीर को इन्हें झेलने के लायक बनाना पड़ेगा, जिसमें महीनों या सालों भी लग सकते हैं। जो बीमारियां एडवांस स्टेज तक पहुंच जाती हैं, उनके लिए वेस्टर्न मेडिसिन की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राणायाम जैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से हम इन बीमारियों को बहुत इफ़ेक्टिवली प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। आइए समझें एक परफेक्ट सांस क्या है। एक परफेक्ट सांस के 6 पहलू हैं। पहला, सिर्फ नाक से सांस लें। मुंह से सांस लेना सिर्फ और सिर्फ एक बैकअप है। दूसरा, सांस पूरी तरह से एक्सहेल करें। तीसरा, जितना ज़्यादा हो सके सांस रोकने की प्रैक्टिस करें। ध्यान रहे, आपके लिए ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा वाइटल कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा, कम सांस लें और जो भी सांस लें धीरे लें। पांचवा, तुम्मो और सुदर्शन क्रिया जैसी विगरस ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस रेगुलरली करें। छठा, चबाएं, खूब चबाएं। जितना आप नॉर्मली चबाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। एक परफेक्ट सांस है 5.5 सेकंड का इनहेल, 5.5 सेकंड का एक्सहेल, यानी 11 सेकंड की एक सांस, यानी 1 मिनट में 5.5 सांसें।